हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका प्रतीक एकेडमी में। मैं हूं कुमार सूरज। आपका स्वागत है एक नए सेशंस के साथ। हम आज हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समाज से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे आपको कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट भी समझ में आए आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। समास समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है संक्षिप्त या संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेप। और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेप। समास का विलोम शब्द होता है व्यास। समास दो शब्दों के योग से बना है, सम प्लस आस अर्थात संयोग। सम का अर्थ जहां पर होता है संक्षिप्त, और आस का अर्थ होता है शब्द। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षिप्त होता है। दो या दो समास किसे कहते हैं? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका अर्थ होगा दो या दो से अधिक सार्थक पदों के मेल को हम समास कहते हैं। जैसे दो से अधिक पद के लिए अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो तन मन और धन। आपके पास एक एग्जाम्पल होगा तन मन धन। ये शब्द है तन मन धन और इसका विग्रह होगा तन मन धन। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। कुल अर्थात मूल 4 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, पहला समास है अव्ययी भाव समास। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तीसरा समास है द्वंद्व समास। चौथा समास है बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास से ही द्विगु समास और कर्मधारय समास का उत्पत्ति मानी जाती है। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समास मूल रूप से 4 और कुल 6 प्रकार के होते हैं। पद प्रधानता के आधार पर पहला समास अव्ययी भाव समास है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में गौण यानी अन्य पद प्रधान होता है। द्विगु समास में पहला पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और कर्मधारय समास में भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि पहला ऐसा समास है अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है, बाकी तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु और कर्मधारय इसी से हुए निकले माने जाते हैं, तो इसलिए द्विगु और कर्मधारय में भी उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुब्रीहि समास में तीसरा पद या अन्य पद प्रधान होता है, और या हम कह सकते हैं कि दोनों पद गौण होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और एक एक समास पर चर्चा करते हैं। तो जैसे समास विग्रह करते समय कभी कभी देखा जाता है तो विग्रह में उसके पर्यायवाची भी दिए गए होते हैं। जैसे 10 आनन, आनन का पर्यायवाची मुख भी होता है। लेकिन हम विग्रह करते समय एक विशेष बात का ध्यान रखेंगे कि समास विग्रह में जो शब्द दिए गए होते हैं उनका ही प्रयोग होता है। जैसे समास विग्रह में यहाँ आनंद शब्द दिया गया है, तो जब हम विग्रह करेंगे तो 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण बहुब्रीहि समास यहाँ पर होगा। तो हम प्राथमिकता देंगे कि मुख न, मुख अगर विकल्प में है, 4 विकल्प तैयार किए गए होंगे, 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं मुख जिसके, 10 हैं सिर जिसके, 10 हैं शरीर जिसके, इस तरह से। तो हम उसमें जो विकल्प होगा 10 हैं आनंद जिसके, तो वही विकल्प हमारा सही होगा। 10 हैं मुख जिसके आनंद का पर्यायवाची है, ये विकल्प नहीं सही होगा। अगला है जैसे एक शब्द के में 2 से अधिक समास भी हो सकते हैं। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज एक शब्द है और एक प्रयोग के आधार पर इसमें 2 समास हो सकते हैं। जैसे राम चतुर्भुज बनाता है, ये एक वाक्य हुआ, इसमें है राम चतुर्भुज बनाता है। नोट डाउन करेंगे, राम चतुर्भुज बनाता है, अंडरलाइन चतुर्भुज करेंगे और आगे लिखेंगे द्विगु समास। जब राम चतुर्भुज बनाता है यानी राम चतुर्भुज जो बनाता है वो उसमें 4 भुजाएं हैं, ये चतुर्भुज हुआ। और एक होता है कि राम चतुर्भुज की पूजा करता है। अब जब ये चतुर्भुज हो, जब राम चतुर्भुज की पूजा करता है अर्थात भगवान विष्णु की पूजा करता है। चतुर्भुज यानी 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। आगे बढ़ते हैं हम और पहले समास अव्ययी भाव समास पर चर्चा करते हैं।
अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, यानी यह एक ऐसा समास है इसमें पहला पद प्रधान होता है। आपसे प्रश्न सीधे पूछे जाएगा, निम्न में से किस में पहला पद प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास का पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव है संस्कृत में कहा जाता है, अर्थात पहला पद प्रधान जिसमें हो वो अव्ययी भाव होता है। प्रथम पद इसमें जो होता है उपसर्ग या अव्यय होता है। एक शब्द की आवृत्ति होती है, इसकी पहचान है कि पूर्व पद प्रधान होगा, प्रथम पद अव्यय अथवा उपसर्ग होगा और एक शब्द की आवृत्ति होगी। और इसमें प्रथम पद उपसर्ग इसके आधार पर और आवृत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास और नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास, जैसे अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास वो होता है, अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास, इसमें उपसर्ग वाले उदाहरण आते हैं। और जैसे यथार्थ हो गया, आजन्म हो गया, आजन्म पेन चल नहीं रहा है, आजन्म, भरसक, भरमार, बेसहारा, ये सब अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है नाम पद पूर्व, अच्छा शब्द की आवृत्ति होती है, यहाँ पर शब्द की आवृत्ति होती है, वहाँ पर नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास होता है। जैसे बीचों बीच, ठीक बीच में, इसका विग्रह होगा ठीक बीच में या बीच के बाद बीच। और बारंबार, ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है और नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। दिनों दिन, दिन ही दिन में। अब हम अगला समास देखेंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 8 कारक चिन्ह हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक चिन्ह 8 प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत कर्ता कारक और संबोधन के अतिरिक्त अन्य विभक्तियों के कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन के अतिरिक्त अन्य विभक्तियों का प्रयोग होता है। इस आधार पर कारक चिन्हों के आधार पर अगर कहें तो कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म कारक से अधिकरण कारक तक, आप इसे देख लें, जो ये लाइन लिखी गई है इसका मतलब है कर्म कारक से अधिकरण कारक तक विभक्तियों का प्रयोग होता है और कारक विभक्ति चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। कर्म कारक में होता है को विभक्ति होती है कर्ता ने कर्म को, और इसका एग्जाम्पल्स होगा, हम एग्जाम्पल के लिए एक अलग स्लाइड लेते हैं। तो कर्म तत्पुरुष जैसा होगा शरणागत, शरणागत एक एग्जाम्पल है कर्म तत्पुरुष का, शरणागत। कर्ता ने कर्म को, इसमें को विभक्ति का लोप हुआ है, जैसे शरण को आया हुआ या शरण को आगत, शरण को आगत। शरणागत। चीड़ी मार, एक शब्द है चीड़ी मार, चीड़ी मार, इसका विग्रह होगा चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला।
मारने वाला। इसी प्रकार एक शब्द है तापमापी, यानी ताप को मापने वाली। तापमापी, ताप को मापने वाली। उसमें अगला समास जो होगा वो होगा करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में से या के द्वारा, करण तत्पुरुष में से या के द्वारा विभक्ति का लोप होता है। से या के द्वारा, करण तत्पुरुष में से या के द्वारा विभक्ति का लोप होता है। और इसमें एग्जाम्पल होगा तुलसी कृत, जैसे तुलसी के द्वारा कृत। तारो भरी, तारों से भरी। हस्त लिखित, हस्त के द्वारा लिखित। आप यहाँ देख रहे होंगे तुलसी के द्वारा और हस्त के द्वारा, और तारो भरी एक समास है। तो इसमें जब इसका विग्रह करें तारों से भरी, से का प्रयोग जो है ये होता है निर्जीव के साथ। नोट डाउन करेंगे, से का प्रयोग निर्जीव के साथ होता है। से का प्रयोग निर्जीव के साथ होता है और के द्वारा का प्रयोग सजीव के साथ होता है। जैसे हस्त लिखित, इसका विग्रह करेंगे हाथ के द्वारा लिखित होगा यहाँ। और जब तारों भरी होगा, तारों से भरी होगा। ये करण तत्पुरुष रहा। हम अगला समास लेंगे तत्पुरुष समास के अंतर्गत संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान के लिए होता है, इसमें खासतौर से वे उदाहरण या पर्यायवाची संप्रदान के अंतर्गत आते हैं जिनके अर्थ घर होते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। घुड़सवार, घुड़ के लिए साल। मंत्री परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी आदि। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। स्नान घर, स्नान के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए सारा। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन इत्यादि। अगला जो समास होगा वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत अपादान तत्पुरुष है। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। अपादान में विभक्ति से होती है और से अर्थात इसमें अलगाव के अर्थ में होता है। जैसे जल जात, जल से जात। आशातीत, आशा से परे या आशा से अलग। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। धनहीन, यानी धन से हीन, अलग हो गया है वो। धनहीन, आप नोट डाउन करेंगे, धनहीन यानी धन से हीन, इसका विग्रह होगा। जलहीन यानी जल से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। जब अलगाव की स्थिति हो तो वहां पर अपादान तत्पुरुष होगा। आगे देखेंगे तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष सब इसमें विभक्ति का के की का प्रयोग होता है। जैसे कठपुतली, काठ की पुतली। पनघट, पानी का घट। पनघट एक शब्द है, पनघट। विग्रह होगा पानी का घाट। घाट। और राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। मृग छौना, मृग का छौना, डाउन करेंगे, मृग छौना अर्थात मृग का छौना। अगला समास होगा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष का अर्थ होता है में या पर। इसमें विभक्ति जो होगी वो में और पर का लोप होगा। हर फन, हर फन एक उदाहरण होगा अधिकरण का। हर फन मौला शब्द सुना होगा आपने, और इसका विग्रह होगा हर एक फन में मौला। आप बीती, आप पर बीती हुई। बट मार, बट में मारने वाला। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव। पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ। नोट डाउन करेंगे, कवि पुंगव। कवियों में पुंगव या कवियों में श्रेष्ठ। तत्पुरुष समास के अंतर्गत विभक्ति के आधार पर जो तत्पुरुष थे उनको हमने समाप्त कर दिया है। आप आशा है कि समझ पाए होंगे। अब हम जिस समास की चर्चा करेंगे वो होगा तत्पुरुष समास का ही एक पार्ट है, नियत तत्पुरुष। नियत तत्पुरुष, नियत तत्पुरुष संस्कृत में प्रयोग होता है निषेध के अर्थ में। इसमें प्रारंभ में
अन न होता है, लगा होता है। तो जैसे नियत तत्पुरुष में पहला एग्जाम्पल होगा अटूट, न टूटने वाला, यानी यह न टूटा। अनिच्छुक, न इच्छुक। अनपढ़, न पढ़ा। अगण्य, न गण्य, ऐसा गिनने योग्य न हो। अगला समास हमारा होगा द्विगु समास। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, समास का पहला पद संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्याओं का समाहार आबलिक समूह होता है। द्विगु समास में संख्याओं का समाहार आबलिक समूह होता है और इसे अलग नहीं किया जा सकता, इन्हें अलग किया जा सकता है। ध्यान रहे, द्विगु समास में चीज़ों को अलग किया जा सकता है। चवन्नी यानी 4 आनों का समाहार। सतसई 700 सइयों का समूह। रुपया यानी 100 पैसों का समूह। एक और उदाहरण होगा पखवाड़ा 15 दिनों का समूह। छत्तीसगढ़ 36 गणों का समूह। नवरात्र नवरात्रियों का समूह। सतसई 700 सइयों का समूह। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण देखेंगे द्विगु समास के अंतर्गत। शताब्दी शताब्दियों का समूह। छत्तीसगढ़ 36 गणों का समूह। पखवाड़ा 15 दिनों का समूह। पखवाड़ा 15 दिनों का समूह। स्थान का नाम बहुब्रीहि समास होता है। ध्यान रहे, स्थान का नाम हो, जैसे छत्तीसगढ़ जब स्थान के संबंध में लेंगे, जैसे मोहन पंजाब जाता है तो पंजाब एक यानी विशिष्ट जगह है। पंजाब एक विशिष्ट जगह है, तो वहाँ पर उस संदर्भ में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब अगला समास हम देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है दोनों, यानी इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें और या अथवा शब्दों का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास में विग्रह करते समय और या अथवा शब्दों का प्रयोग होता है और इनके आधार पर द्वंद्व समास के 3 प्रकार होंगे मुख्यतः। इतरेतर द्वंद्व होगा, वैकल्पिक द्वंद्व होगा, समाहार होगा। इतरेतर द्वंद्व में और शब्द का लोप होता है और विकल्पात्मक द्वंद्व जो होता है उसमें या होता है। समाहार द्वंद्व में आदि या इत्यादि होता है। इतरेतर द्वंद्व जैसे 25, 5 और 20। माता पिता, माता और पिता। 12, 2 और 10। देखिए, जब 12 का विग्रह करेंगे तो छोटी संख्या पहले लिखेंगे। दाल रोटी, दाल और रोटी। लोटा डोरी, लोटा और डोरी। ये इतरेतर द्वंद्व हुआ। अगला जो द्वंद्व समास के अंतर्गत है वो है विकल्पात्मक द्वंद्व। इसमें या का लोप होता है। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। धर्म धर्म, धर्म या अधर्म। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। ये शब्द ध्यान देने योग्य है। शीतोष्ण, शीतोष्ण शब्द में पहली प्रायोरिटी होगी द्वंद्व समास की। जब आप विग्रह करेंगे इसमें शीत उष्ण अलग अलग करके शीत और उष्ण विपरीतार्थक देंगे। और शीतोष्ण एक विशेष प्रकार का कटिबंध है। शीतोष्ण कटिबंध ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। और जब इस तरह का विकल्प अगर एक कटिबंध के तौर पर इसे देखेंगे तो दूसरी प्रायोरिटी इसमें होगी बहुब्रीहि समास भी होगा और इसमें कर्मधारय समास भी होगा। कटिबंध कैसा है, ओ उष्ण कैसी है, शीत, विशेषण विशेष होगा। और कृष्णार्जुन में कृष्ण या अर्जुन, ये विकल्पात्मक द्वंद्व है। 3, 4, 3 या 4। अब अगला जो समास है वो है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में आदि या इत्यादि शब्द होते हैं। ध्यातव्य रहे, आदि का प्रयोग सजीव के साथ होता है और इत्यादि का प्रयोग निर्जीव के साथ होता है। इसमें निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग होता है, जैसे कूड़ा करकट, कपड़ा लत्ता, घास फूस, रुपया पैसा। इसमें एक ही रूप वाले शब्द होते हैं, जैसे रुपया पैसा, तो उसका विग्रह करेंगे तो रुपया पैसा इत्यादि हो जाएगा। जैसे पानी वानी, यहाँ निरर्थक शब्द का प्रयोग हुआ है तो इसका लेकिन प्रयोग करेंगे तो पानी वानी इत्यादि हो जाएगा। पानी निर्जीव है इसलिए इत्यादि हुआ। बेटा बेटी, बेटा बेटी आदि हो जाएगा। यहाँ बेटा बेटी सजीव है इसलिए यहाँ पर आदि हो गया। आदि का प्रयोग ध्यान रहे सजीव के साथ ही करेंगे और इत्यादि का प्रयोग निर्जीव के साथ होता है। अब अगला समास जो है हमारा है वो महत्वपूर्ण समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास यह विशेषण विशेष उपमान में उपमेय का समास होता है।
उपमा, अब ये तो इसमें विशेषण जिस अर्थात जिस समास में विशेषण और विशेष दिखे, उपमान उपमेय दिखे, आप निश्चिंत होकर उसमें कर्मधारय समास चूज करेंगे। और इसका जब विग्रह हो तो है जो के समान रूपी जैसे शब्द आपको दिखाई देंगे। विग्रह एक शब्द है महान पुरुष, इसमें ये है महान जो है विशेषण है, पुरुष जो है विशेष्य। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यहाँ महान जो है ये बता रहा है विशेषण, और महान है जो पुरुष, जब विशेषण विशेष होगा तो है जो का प्रयोग होगा, है पुरुष अर्थात महान पुरुष। चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान, यहाँ पर चंद्रमा के समान मुख जो है, यहाँ पर उपमान है चंद्रमा और मुख जो है उपमेय है, तो जब उपमान उपमेय होगा तो के समान का प्रयोग होगा। और ढेर सारे उदाहरण है, जैसे नील कमल, नील है जो कमल, नील गगन, नील है जो गगन, ये विशेषण विशेष हैं। महान है जो ऋषि महर्षि, खुश है जो बू खुशबू, नव है जो युवक, नवयुवक, ये सब उदाहरण है आपके कर्मधारय समास के। तो मुख्यतः जो कॉन्सेप्ट की चीज़ है उसमें यही समझना है कि हम विशेषण विशेष देखें और वहाँ पर कर्मधारय समास को चूज करें। आपको ढेर सारे उदाहरण मिलेंगे, जैसे चरम सीमा विशेषण है, विशेष्य है, सीमा विशेष्य है, और विशेषता है उसकी चरम, चरम सीमा, तो चरम है जो सीमा उसका विग्रह होगा, और यही विग्रह होगा है जो के साथ। जब आप एक नेक्स्ट टॉपिक प्रकार इसका जो है उपमान उपमेय की स्थिति जब होगी तो उसमें के समान, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख होगा, राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन होगा, मृग नयन, मृग के नयन, एक शब्द आपको ये काफ़ी परेशान कर सकता है, आप नोट डाउन करेंगे, मृग नयन, मृग नयन, मृग के नयन के समान नयन होगा, न कि मृग नयन, मृग के समान नयन होगा, मृग के नयन के समान नयन होगा मृग नयन में। उपमेय, उपमेय उपमान भी होता है, जैसे भवसागर, आप देख रहे होंगे स्लाइड पे, भवसागर एक शब्द है, भवसागर, तो भवसागर, भव उपमेय है, सागर उपमान है, और जब उपमेय पहले होगा उपमान बाद में होगा तो रूपी शब्द का प्रयोग होता है। कर्मधारय समास में 3 शब्द के प्रयोग होते हैं, है जो के समान रूपी। जब उपमेय पहले होगा उपमान बाद में होगा तो रूपी का प्रयोग होगा विग्रह करते समय। जब उपमान पहले होगा उपमेय बाद में होगा तो वहाँ पर के समान का प्रयोग होगा, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। और जब विशेषण विशेष होगा तो है जो का प्रयोग होगा, जैसे लाल सुर्ख, सुर्ख की विशेषता है कि वो लाल है, तो इसका विग्रह होगा लाल है जो सुर्ख, लाल है जो सुर्ख। अब अगला समास होगा बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समास का एक और उदाहरण है स्त्री रत्न, रूपी के संदर्भ में स्त्री रूपी रत्न होगा। स्त्री उपमेय है, उपमेय का प्रयोग जब पहले होगा और उपमान का बाद में, तो बीच में जो चिन्ह प्रयोग होगा वो रूपी होगा। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि का जो विग्रह होगा बहुत से चावलों का समूह। बहुव्रीहि में एक शब्द है, इसमें खुद द्विगु समास है, और द्विगु 2 गायों का समूह होता है, और इसमें द्विगु समास है। द्विगु में जिस समास के दोनों पद गौड़ होते हैं और कोई अन्य या तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा अर्थ ग्रहण करता है इसमें विग्रह करने पर, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। है जिसका, है जिसकी, है जिसके, अर्थात इस प्रकार के शब्दों का इसमें अर्थात का शब्द ग्रहण है। 10 आनंद जैसे एक शब्द होता है, तो 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। चतुरानंद 4 हैं आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा। षडानंद 6 हैं मुख जिसके, अर्थात कार्तिक।
साथियों, हमने कोशिश की है कि समास को एक इजी वे में आप के सामने रखा जाए और हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप को कहीं भी असुविधा होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। हम कोशिश करेंगे कि आसानी से आपको समझाया जा सके, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसे शब्द जिनमें अब में आपको कुछ असुविधा होगी उनको आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। जैसे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत प्रमुख शब्द जो हैं वो है या जीवन, जीवन, कृपा पूर्वक, पंचगंगम। ये शब्द पॉइंट आउट करेंगे, नोट डाउन करेंगे। पंचगंगम ये आपको परेशान कर सकता है द्विगु समास में भी, बहुब्रीहि समास में, लेकिन ये है अव्ययी भाव समास। नदियों के नाम के पहले अगर संख्या का प्रयोग होता है तो वो अव्ययी भाव समास होता है। बखूबी, इसमें तो उपसर्ग लगा हुआ है, आप तुरंत पकड़ लेंगे। दोबारा में भी उपसर्ग है। और साल बसाल ये शब्द भी आपको परेशान कर सकता है, तो साल बसाल ये नोट डाउन करेंगे। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नियमानुसार अव्ययी भाव का उदाहरण है अनजाने, बेखटके, निधड़क, बेशक, परोक्ष, हर रोज, बखूबी, एक बारगी, दोबारा, रात भर, अनजाने, पहले पहल। ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, शब्द सुन लें और नोट डाउन कर लें कहीं पर। जैसे ध्यान पूर्वक, पूर्वक, कृपा पूर्वक, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। मृत्यु पर्यंत। अगला जो होगा वो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में महत्वपूर्ण शब्द हैं जैसे भूत बलि, भूत की बलि, संप्रदान तत्पुरुष, दान धान, बलि पशु, पशुशाला। और एक शब्द अगला है जो कानाफूसी, कानाफूसी, कानाफूसी ही तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और ये भूत बलि जो है ये संप्रदान तत्पुरुष है, ध्यान रहे। कानाफूसी अधिकरण तत्पुरुष है। राष्ट्रपति संबंध तत्पुरुष है। नरेश संबंध तत्पुरुष है। गंगा जल संबंध तत्पुरुष है। बलि पशु ये संप्रदान है। पशुशाला संप्रदान है। जाति च्युत मतलब जाति से, ये अपादान होगा, जाति से अलग कर देना किसी को। अब अगला जो तत्पुरुष है, ये इतने उदाहरण अलुक तत्पुरुष के अगर आप याद कर लेंगे, युधिष्ठिर, मनसिज, आत्मनेपद, प्रश्नपद, निशिचर, तो यहाँ से काम हो जाएगा आपका। महज ये 5 शब्द ही अगर अलुक तत्पुरुष पूछा जाएगा तो आपकी परीक्षा में तो यही शब्द दिखेंगे, ये मेरा दावा है। और इसमें कारण चिन्हों का लोप नहीं होता है। युद्ध स्थिर यानी युद्ध में स्थिर, मनसिज, मनसिज, आत्मनेपद, प्रश्नपद, निशिचर। उपपद तत्पुरुष, इसमें उत्तरखंड स्वयं में सार्थक होते हैं पर स्वतंत्र रूप से भाषा में व्यवहार में प्रयोग नहीं होते हैं उपपद तत्पुरुष के। जैसे जलचर, नोट डाउन करेंगे। भास्कर, कलेश्वर, सुखद, शांतिप्रद है ये शब्द, शांतिप्रद, लेखक, ये उपपद तत्पुरुष के उदाहरण हैं। अगर कभी भी आपको जलचर, भास्कर, कलेश्वर, सुखद, शांतिप्रद, लेखक ये शब्द दिखें और आपको विकल्प में उपपद तत्पुरुष दिया रहे तो आप उपपद तत्पुरुष को चूज करेंगे ऑप्शन। प्रादि तत्पुरुष, इसमें आप प्रति, उप, आदि पहले खंड में होते हैं। जैसे प्रदेश, व्याकुल, आकाश, सुश्रुत, प्रत्यागमन। प्रादि तत्पुरुष में प्रति, उप, आप, आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसके बाद जो अगला है हमारा वो है महत्वपूर्ण शब्द जो द्वंद्व के हैं, इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में इसमें आपको असुविधा नहीं होगी द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में आपको केवल यही असुविधा हो सकती है कि आप याद करेंगे इतरेतर के लिए और शब्द का प्रयोग होता है, वैकल्पिक के लिए या होता है, समाहार के लिए आदि या इत्यादि का प्रयोग होता है। तो केवल वैकल्पिक के लिए आप या अथवा याद करे रहिए, ध्यान में रखिए या अथवा। तो इतरेतर के लिए और आपको ध्यान में आ ही जाएगा। समाहार के लिए धन दौलत, जैसे एक शब्द है धन दौलत, तो धन दौलत सभी हो जाएगा। जैसे धन दौलत सारी संपत्ति, कपड़ा लत्ता सारा सामान, घास पात सारा कूड़ा, लंगड़ा लूला यानी विकलांग। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी का हम समाप्त कर रहे हैं, समास।
समास टॉपिक समाप्त करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आपको जल्द ही एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। साथियों, अगर आपको कहीं भी असुविधा होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और हम भरोसा दिलाते हैं कि संपूर्ण हिंदी ग्रामर जो सामान्य परीक्षाओं में पूछी जाती है वो आपकी ज़ुबान पे होगी। और धीरे धीरे करके हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है महज 50 घंटों का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्द ही जल्द धीरे धीरे हम वीडियो अपलोड करेंगे, और आने वाली किसी परीक्षा में हम दावा करते हैं कि ज़रूर यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपको कहीं कोई असुविधा होती है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमें आपकी प्रतिक्रिया का सदैव इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।